आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा यूसीसी पर। जी हां, पीएम मोदी के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे भाजपा ने 2024 के लिए एजेंडा सेट कर दिया और तमाम जो मीडिया है वो इसी पर चर्चा करा रहा है अलग अलग एंगल से। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं एक पॉलिटिकल एनालिसिस और इसके साथ ही जो तमाम मुल्क के मसाइल है उस पर गहरी नजर रखने वाले डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो चीजों को बहुत बारीकी से और होमवर्क करके बात करते हैं, हवा में कोई बात नहीं करते हैं। इसीलिए मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या वाकई ये 2024 का एजेंडा सेट हो गया है और यही बुनियाद होगी कि जिसकी वजह से भाजपा 2024 में फिर जीतेगी या फिर उल्टा दांव पड़ जाएगा, क्या सब होगा। मैं इस पे बात करूंगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। क्या लग रहा है आपको, इतनी चर्चा आप तो सुन ही रहे होंगे, हंगामा मचा हुआ है पूरा, मार्क पैनल और ये पैनल और वो पैनल, ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या हो गया। हालांकि 3 साल इस पे 21वां लॉ कमीशन जो है वो तो काफी कर चुके, उसने तो कहा इसको बंद कर दो, 10 साल 12 साल ठंडे बस्ते में। क्या लग रहा है, क्या वाकई ये एजेंडा सेट हो गया? ये एजेंडा तो सेट हो ही गया है, लेकिन एजेंडा सेट हुआ है भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार से बाहर जाने का। इसलिए मैंने ये बात कही है कि यूसीसी अगर बहुत ज़रूरी इस मुल्क के लिए होता तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहस हुई थी 28 नवंबर 1948 को, और उसमें ये तय हुआ था कि ठीक है जी, ये मेन पार्ट नहीं रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल रहेगा, गाइडिंग एक प्रिंसिपल होगा। अब गाइडिंग प्रिंसिपल बहुत सारे बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से एक ये भी है कि गाय पर बैन लगाएंगे, उसमें एक ये भी है कि शराब पर पूरा बैन होगा, उसमें भी है कि लेबर को हम, और उसमें एनवायरनमेंट का भी है, उसमें इसी किस्म के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेक्शन 4 कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। 12 के करीब गाइडिंग प्रिंसिपल है, उसमें आर्टिकल 44 ये है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना चाहिए। अगर ये फिजिबिलिटी होती और अगर ये बहुत जरूरी होता तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट होता, फंडामेंटल राइट्स में आता है ना, उसी में जैसे फंडामेंटल 25-26 फंडामेंटल राइट है। नहीं, पीएम कह रहे हैं मुझे डंडा मारा जा रहा है, डंडा मतलब मुझ पे चल रहा है। नहीं, वो डंडा क्या चल रहा है वही मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ। तो ये जब गाइडिंग प्रिंसिपल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आ गया और 1951 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया और ये मेन नहीं हुआ, तो ये किसके एजेंडे पर आया? ये आया उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई भारतीय जनसंघ। जनसंघ के एजेंडे पे 3 ही चीजें थी। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जो उस वक्त बन चुका था, देन यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज, ये खास थे। फिर बीजेपी आई 1980 में, जनसंघ की जगह जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बन गई। तब से लेके आज तक उनके मैनिफेस्टो में है। बीजेपी ने 1989 में राम मंदिर को भी अपने एजेंडा में शामिल कर लिया, तो वो 3 हो गए एजेंडा। अब इनको ये लग रहा है कि 2 एजेंडा, राम मंदिर का एजेंडा और 370 का एजेंडा। हालांकि 370 का भी जैसे क्या है सबको पता है, अभी अदालत में आएगा, कितना रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। अब ये तीसरा एजेंडा बचा है। 9 साल हो चुके सरकार को, 9 साल में याद नहीं आई इसकी। अब बिल्कुल आखिर में जब सरकार का इफेक्टिव वर्किंग 6-7 महीने की रह गई है, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, कुछ और नहीं कर सकते। तो ये 6-7 महीने के अंदर ये यूसीसी लिया है, इसके बावजूद के जो आप फरमा रहे हैं 21वें लॉ कमीशन ने कहा कि इट्स नेदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, बल्कि उन्होंने कहा कि कोडिफिकेशन करें, मुख्तलिफ जो बहुत सारे पर्सनल लॉ इस मुल्क में मौजूद है उन सबका अलग अलग कोडिफिकेशन उनका कर देना चाहिए। उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया सरकार ने? 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए उसे, आज तक आपने उस पर यही बहस नहीं की, बताया ही नहीं कि आपने क्यों रिजेक्ट किया। आपने 21st लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट को कहीं आपने करना चाहिए था, पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं रखा, पार्लियामेंट में नहीं रखा, किसी और इंस्टीट्यूशन में नहीं रखा,
उस पर कोई बहस नहीं की, उसको रिजेक्ट किया, उसको रिजेक्ट करने का भी ऐलान नहीं किया, लेकिन आपने उसको क्यों नहीं माना ये तो देश को बताइए, आज तक नहीं बताया। अब भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा हालात में ये लगता है कि कम से कम अगले 10 साल बीजेपी की सरकार मरकज में नहीं आनी है, इसलिए उन्होंने स्टेट्स को दे दिया एजेंडा। जो उत्तराखंड की सरकार है वो उसको ड्राफ्ट सबमिट हो गया है, 1-2 दिन में वो यूसीसी का ड्राफ्ट लाने वाले हैं, गुजरात में लाने वाले हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट वापस नहीं आ रही है। तो ये चाहते हैं कि बताएं कि हमारा जो 3 एजेंडा बीजेपी का था, इतने जमाने से 1951 से आज तक चला रहा था, हमने वो पूरा कर दिया है बस। डॉक्टर साहब, ये जो 44 है आर्टिकल, क्या ये स्टेट ये एजेंडा है, मतलब ये बनाना जिम्मेदारी है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या जो रियासतें हैं वो, ये क्या है, नेशनल है कि स्टेट है? देखिए वो है तो स्टेट का जो आर्टिकल 44 है वो बहुत क्लियर है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट सरकार या नहीं, ये नहीं है मेंशन। अच्छा, ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शन 4 जो है वो एड्रेस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को तो किसी भी मामले में उसने एड्रेस नहीं किया। शेड्यूल 6 में स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में रब्त कैसा होगा वो उसके बारे में डिस्कस करता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट की बात नहीं करता, सेंटर की बात करता है। अच्छा, मान लीजिए हमारा ये बन गया, सेंट्रल ने एक बना दिया, तो क्या ये स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई है, अगर ना चाहे तो क्या लागू करना उसके लिए जरूरी होगा कि रिफ्यूज कर सकती है? वो उससे पहले के दर्जे बहुत ज्यादा हैं भाई। अच्छा भाई, ये देखिए, एक पहली बात ये समझिए कि मुसलमानों का इशू है ही नहीं। हाँ, मैं इस पे बात जी, ये बिल्कुल ही लास्ट में आता है मुसलमानों के लिए। भाई इतनी डाइवर्स है, हर 40-50 किलोमीटर पे जबान बदल जाती है, रस्म रिवाज और कल्चर बदल जाता है, रहन सहन के तरीके बदल जाते हैं। हमारे यहाँ एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 371, उसमें ABCDEFGH कई हैं। उसमें मिजोरम को राइट दिए हैं कि उनका मजहब, जो भी उनका मजहब है, जो ट्राइबल्स हैं, उनके रस्म रिवाज, उनका कल्चर, उनकी जबान महफूज रखने की गारंटी स्टेट देता है। बिल्कुल। 371A, फिर यही मिजोरम से B में कहा, ये मेघालय से C में कहा, ये हमारे कर्नाटक में कहा, ये महाराष्ट्र में कहा, ये मध्य प्रदेश में कहा, सबके स्टेट के ये स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो जब ये इतने सारे स्पेशल प्रोविजंस हैं और गारंटीज हैं, स्टेट की सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है उनको, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन करके उनको सेफगार्ड प्रोवाइड किया है। तो यूसीसी लाने से पहले क्या सेंट्रल गवर्नमेंट 371 को रिपील करेगी? ये पहला सवाल है। आपके अंदर जुर्रत है? अभी मणिपुर जल रहा है, 2 महीने हो गए मणिपुर को जलते हुए, वजीर आजम के मुंह से एक लफ्ज खारिज नहीं हो सका। मणिपुर वालों की हिमायत में एक लफ्ज उस मसले को हल करने के लिए खारिज नहीं हो सका। मिजोरम तैयार बैठा है, बिल्कुल। नागालैंड में आप खुफिया समझौता करके चले आए उनसे, और वो नागा ट्राइब आज भी लड़ रहा है मणिपुर में मैटीज के साथ में। तो आप इस पूरे नॉर्थ ईस्ट के को जो सेफगार्ड आपने दे रखे हैं, जो आपने ट्राइबल्स को कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो सेफगार्ड दे रखे हैं, उनको रिपील कर देंगे आप? कर सकते हैं? पहले तो वो करके बताइए ना। यूसीसी तो बाद में आएगा, और ये मुसलमानों का मसला भी उसके बहुत बाद में आएगा। मुसलमानों को तो खाली आर्टिकल 25 में एक बात आपने बहुत बड़ी बात कही है, वो शायद आप पहले शख्स हैं जो ये कह रहे हैं कि कहीं जो एजेंडा सेट कर रहे हैं इनके उल्टा न पड़ जाए। तो ये कैसे, आप क्या उसके पीछे लॉजिक है? ये देखिए ना, ये बिल्कुल वाज़ेह है। 7% ट्राइबल्स हैं इस मुल्क में जो सरकार के खिलाफ हथियार लेके खड़े होने को तैयार हैं। हथियार लेके खड़े, मणिपुर में मैं मिसाल दी ना, हथियार लिए हुए हैं ना। अभी त्रिपुरा में जो ट्राइबल्स हैं, त्रिपुरा के ट्राइबल्स 12% वोट ले लिया उन्होंने पहले इलेक्शन में अपनी अलग से पार्टी बना के। वो आपके साथ खड़े होंगे इस मामले में जब उनके आप कल्चर उसको आप छत्तीसगढ़ के, आंध्रा ने भी मना कर दिया, सब कोई उसको मानने को। तो अभी मुसलमान उछल के क्यों बोल रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। मुसलमानों से ज्यादा बड़ा इशू है उनका, जो वो ट्राइबल्स हैं, या फिर सिख बरादरी है जो जिसने अपने आप को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गवर्न होने से इनकार कर दिया, और 2012 में आनंद मैरिज एक्ट सिखों के लिए अलग से बनाना पड़ा।
वो सिख बरादरी अपना आनंद मैरिज एक्ट छोड़ के इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में आने को पसंद करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। क्रिश्चियंस के यहाँ जो जायदाद की तकसीम का निजाम है, क्या वो उसको छोड़ देना पसंद करेंगे? ये एक बड़े सवाल हैं। लेकिन इनको ये लग रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये सब बड़ी स्टेट्स हैं, यहाँ तो उनको फायदा हो जाएगा। यहाँ पर कितना फायदा हो जाएगा? ये एक बार और भी मैंने, यहाँ पर जितना फायदा इनको होना था 2019 में हो चुका, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए, एनडीए के होते हुए बिहार की 40 सीटों में से 39 सीट जीते। अब इससे ज्यादा कितनी जीतेंगे? अब तो एनडीए भी नहीं रहा वहां पर। यूपी में 67 सीट जीत के बैठे हुए हैं आप 80 में से, है ना? आप बताइए, राजस्थान में 25 की 25 जीते हुए हैं, गुजरात में 25 की 25 जीते हुए हैं, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम जीते हुए हैं, महाराष्ट्र में आप 48 में से 41 जीते हुए हैं। तो यही तो है हिंदी बेल्ट, जहां पर वो ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करके हम ले लेंगे। अब कैसे ले लेंगे? मतलब, और अगर ले भी लेंगे, मैं ये मान लूं कि ले लेंगे, तो इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते जितना ले। अच्छा, हिंदुओं में भी तो है कुछ मामला जो इफेक्ट करेगा अगर ये बनाते हैं तो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ है, उसमें अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली को टैक्स एग्जेम्पशंस मिले हुए पहले से। बिल्कुल। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये अगर लाएंगे तो क्या वो टैक्स एग्जेम्पशंस बंद करेंगे? ये कैसे होगा? गोवा में एक अलग कानून है। गोवा में हिंदुओं को जो है एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है। तो क्या ये वो वाला जो गोवा का एक्ट है वो यहाँ पर लाएंगे, या गोवा के हिंदुओं को भी एक से ज्यादा शादी करने से रोक देंगे? ये ऐसे सवाल आते हैं कि ये मेरा ख्याल है कि यूसीसी को ये कोशिश तो कर रहे हैं कि लोकसभा में लाएं, वहां पास करा ले, राज्यसभा में पेज फंस जाएगा। फंसने के बाद कहेंगे थे कि हमने तो कोशिश करी थी, ये राज्यसभा में अपोजिशन वाले ये नहीं चाहते, और ये मुसलमानों के सब हितैषी हैं, और ये मुसलमानों के चक्कर में इन्होंने राज्यसभा में पास नहीं होने दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों का इशू बहुत बाद में आता है, पहले देश के बाकी दूसरे बड़े लोगों का ये इशू है, और उनको सामने लाइए कि वो बात करें इस मामले पे। और अभी तो कोई ड्राफ्ट ही नहीं है, तो पहले ड्राफ्ट आए। अभी 24 जुलाई तक तो सजेशन मांगे हैं, उसमें भी पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि और ज्यादा वक्त दीजिए। वही उठा रहे हैं चूंकि इशूज, वो शादी, वो निकाह का मसला उठा रहे हैं, विरासत का मसला। अच्छा, आप तो वो कह रहे हैं उत्तराखंड में चूंकि बन गया है एक पूरा ड्राफ्ट जो है वो सामने रख रहे हैं कि ये तमाम चीजें हैं। तो अभी तो में ट्राइबल नहीं रहते ना, तो और मुसलमान भी कितने रहते हैं? उत्तराखंड में 14% करीब मुसलमान है जो तराई और मैदान के इलाके में रहते हैं। ये सारे इश्यूज बहुत सेकेंडरी हैं। मुसलमानों का क्या मसला है? पॉलीगैमी का मसला ज्यादा होगा, जायदाद में बराबरी का हिस्सा देने का मसला होगा औरतों को, इससे ज्यादा कोई बड़ा मसला मुसलमानों में तो है नहीं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, मुसलमानों ने पढ़ा नहीं है ना ट्राइबल्स के कानून क्या है। अब मेघालय में राभा ट्राइब का कानून ये है कि वहां पर मर्द ब्याह के औरत के घर आता है, मर्द ब्याह के आता है, और कमाने की जिम्मेदारी औरत की होती है, और एक औरत के कई मर्द होते हैं, और एक औरत के कई मर्द होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि वहां पॉलीगैमी औरत का इख्तियार औरत को हासिल है, और वो हेड ऑफ द फैमिली होती है, कमा के खिलाने का मर्द को भी जिम्मेदारी उसी की होती है। वो एक बिल्कुल अलग है कानून है, उस कानून को आप कैसे तोड़ देंगे? तो ऐसे आप ट्राइबल्स के लॉ, क्रिश्चियन लॉज, बुद्धिस्ट लॉ, इन सारे लॉज को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका मसला यकीनन है, लेकिन इस आपसे ज्यादा बड़े मसाइल दूसरे लोगों के हैं, उनको बोलने दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये इनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। ये जब सारे ट्राइबल्स खड़े होंगे और दूसरी कम्युनिटीज खड़े होके इनको मुंह भर भर के पानी पी पी के कोसेंगी, बल्कि मुझे खतरा है, खुदा ना करे कि ऐसा हो कि हथियार हाथ में उठा लें। नॉर्थ ईस्ट वाले तो एकदम से हथियार हाथ में उठा लेते हैं। हमने तो बार बार देखा है सीए के मसले पे, यहाँ मुसलमान बैठे थे सारे हिंदुस्तान में, वहां वो टायर जला रहे थे, बम चला रहे थे असम में और त्रिपुरा में और दूसरी जगहों पर, वो तो फौरन हथियार। तो ये इनके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। मुझे लगता है ये फंसने वाले हैं कि इस पूरे के पूरे। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं एजेंडा सेट है, तो क्या इनको फिर जो राम मंदिर बनवा रहे हैं, क्या उसका फायदा नहीं होने वाला है? क्या 370 का गुनगार? फिर ये दूसरा ये कि 9 साल में क्या इन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया? ये क्या डर रहे हैं? इनके अंदर खौफ है, चोर है कोई जो ऐसा एजेंडा ले आए? ये बीजेपी के अपने अंदर सफोकेशन बहुत है, बहुत खौफ है, बहुत खौफ है। और आरएसएस के अंदर भी ये खौफ है कि वो बीजेपी अब दोबारा आएगी नहीं इक़्तिदार में। और अवाम ये देख रहे हैं बाज़ाब्तगी के साथ, और मतलब तजुर्बा कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं।
अभी टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है, दाल जो है उसकी कीमत बढ़ के जो 110-115 रुपए किलो दाल थी वो 150 रुपए किलो के आसपास में हो गई है। क्या करे आदमी, दाल तक खाने को भी, ऊपर से कारोबार नहीं है, बच्चों के पास कैरियर नहीं है, बड़ों के पास अपनी करने को नौकरी नहीं है, रोजाना का ये इन्फ्लेशन हो रहा है। सरकार इस मामले में एक लफ्ज बोलती नहीं है, बोलती ही नहीं है। वो जब मुंह खोलती है हिंदू मुसलमान और यूसीसी ये सब बातें करती है, राम मंदिर की बात कर लेगी, और तशद्दुद बढ़ रहा है, समाज में टेंशन बढ़ रही है, हर किस्म के खदशात और खौफ, हर शख्स किसी न किसी एक खौफ में मुब्तला करके इस सरकार ने रखा हुआ है। ऐसे में लोग थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं कि ये सरकार किसी सूरत जल्दी से जल्दी जाए, और इसमें हिंदू मुसलमान की कोई तफरीक नहीं है, पूरा मुल्क उसी सूरत में सोच रहा है। मैं पहले से कहता रहा हूं कि 75% से ज्यादा हिंदुस्तान तो आरएसएस का पहले ही समर्थक नहीं था। अब ये जो 25% जो 22% इनका वोटर था, वो खुद ये देख रहा है कि ना तो कोई सेविंग बची, घर में एक पैसा नहीं बचता, रोटी खाना मुश्किल पड़ रहा है, दाल से रोटी खाना मुश्किल पड़ रहा है। टमाटर बताइए 100-125 रुपए किलो टमाटर हुआ जा रहा है, जीरा बढ़ गया, छोका नहीं लगा सकता, सूखी उबली हुई दाल कब तक आदमी खाएगा, रोजगार दे नहीं रहे आपने, फौज तक की नौकरी जो है वो बंद कर दी, 4 साल हिंदू राष्ट्र तो बना रहे हैं, लेकिन तो हिंदू राष्ट्र भी बना के क्या करेंगे ऐसे हिंदू राष्ट्र का, ऐसे हिंदू राष्ट्र का जिसमें खाने को रोटी ना हो, और ऐसे अनाड़ी लोग सरकार में बैठे हों, इतने तंग नजर और इल इन्फॉर्म्ड लोग हों जिनके पास पॉलिटिकल ब्रेन्स नहीं है। ये पूरी सरकार में आपको कितने लोग दिखाई देते हैं? 1-2 आदमी अमित शाह और वजीर आजम के सिवा आपको इस सरकार में किसी मंत्री का नाम बता दीजिए। अभी रेलवे का एक हादसा हुआ तो रेलवे मिनिस्टर का नाम लोगों को पता चला कि रेलवे मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हैं हर साल, इसलिए पता चलता है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर है। उसके अलावा कहीं निर्मला सीतारमण दिखाई देती हैं? हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं दिखाई देते हैं? फॉरेन में भी जाए तो प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, फॉरेन मिनिस्टर दिखाई नहीं देता। आप कहीं भी कोई मंत्री का, मुझे माकूल 70 से ज्यादा मंत्री हैं, मुझे एक मंत्री का नाम बता दे कोई आदमी करीने से कि इस सरकार में ये वाला आदमी इस मंत्रालय पे है। तो इस कदर हर चीज एक हाथ में सिमट गई है कि ना तो बीजेपी के खुद अपने अंदर कोई सुकून है, ना आरएसएस को भी ये डर है कि इतना बड़ा कद कर लिया इस आदमी ने कि आरएसएस कुछ नहीं बचा, और लोगों के पास को मसला ये है कि इंतहाई ना तजुर्बेकार, नाकिस, अनाड़ी और तंग नजर जहनियत के लोग आके सरकार में बैठ गए हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नफरत फैलाने का काम वो अपने घुट्टी में लेके पैदा हुए हैं और वही नफरत फैलाते चले जा रहे, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। और इसीलिए ये अब उनका उल्टा पड़ने वाला है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि 75% पहले ही खिलाफ थे, जो 25% 22% ने वोट दिया था वो भी आधे रह गए। तो सरकार बुरे तरीके से दबाव में है, उसके लिए यूसीसी लाई है, और इसमें ये दांव उल्टा पड़ने वाला है सरकार के ऊपर। आप मेरी बात नोट कर लीजिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो कह रहे हैं ये जो एजेंडा सेट कर रही है और उसको लग रहा है कि यूसीसी ला करके हम फिर से हुकूमत में आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने इतनी तफसील से बातें बताई हैं और इनका कहना यह है कि ये जो एजेंडा सेट कर रही है ये इसके उल्टा पड़ने वाला है और सरकार बुरी तरीके से हारने वाली है। बहरहाल हम आपको अपडेट देते रहेंगे, इस पर चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।